We are moving forward to chapter 3, which is related to critically reviewing the literature. So, literature review is very important for your research. And in this chapter, we will discuss in detail and we will discuss how we can do this literature review and how we can critically analyze past studies and we can refer those studies in our research project. This portion is very important, and normally every research paper and thesis and dissertation have this portion of literature review. So in this chapter, we have to see um, how we can conduct literature review. First of all, how we can search review, how we can search past literature, what type of past literature available with us, and how we have to write actually research paper in our literature review in our research paper, so that uh, we can make better we can make a better research paper. So first of all, we have to see towards the reasons for reviewing the literature. To conduct a preliminary search of existing material that would have been discussed for the proposal. Okay, so we have the proposal with us, and we have to support. We have to see how we can complete our project and whether there are any gaps or not. So कोई प्रीलिमिनरी सर्च जो है वो उस प्रपोजल से रेलिवेंट एग्जिस्ट कर रही है, कहीं कोई पास्ट लिटरेचर जो है वो उस टॉपिक से रेलिवेंट, जो आइडिया हमने अपने प्रपोजल में दिया है वो उससे रेलिवेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। टू ऑर्गेनाइज वैल्यूएबल आइडियाज़ एंड फाइंडिंग्स, हमें जो पिछला लिटरेचर है उसके आइडियाज़ और फाइंडिंग्स को ऑर्गेनाइज करना होता है इस लिटरेचर रिव्यू के अंदर। ठीक है। थर्ड रीज़न इज टू आइडेंटिफाई अदर रिसर्च दैट मे बी इन प्रोग्रेस। आपके कुछ पेपर्स जो हैं वो वर्किंग पेपर्स होते हैं, तो वो वर्किंग पेपर्स जो हैं वो भी पब्लिश नहीं हुए होते, दे आर इन प्रोसेस, एंड देयर इज द ऑथर ऑफ द वर्किंग पेपर वांट टू ऐड सम एडिशनल थिंग्स, एडिशनल आइडियाज़ इनटू दैट पेपर। सो उसमें क्या है कि अभी जो करंटली रिसर्च चल रही है वो भी समटाइम्स वर्किंग पेपर्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है, तो उससे हमें आइडिया, उस लिटरेचर को रीड आउट करने से हमें आइडिया होता है कि अभी इन प्रोग्रेस क्या चल रहा है। टू जनरेट रिसर्च आइडियाज, एंड समटाइम्स जब आप अपना टाइटल जो है, अपना टॉपिक ऑफ स्टडी जो है उसे सर्च करना चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त भी हमें लिटरेचर को रीड आउट करना होता है। ठीक है। तो नया आइडिया जो है उसे जनरेट करने के लिए आप किसी टॉपिक से रेलिवेंट पास्ट लिटरेचर जो है उसे रीड आउट करते हैं, एंड उससे आप कोई नई आइडिया जो है उसे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। टू डेवलप ए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, आप क्रिटिकली भी देखते हैं कि लॉजिकली किसकी बात जो है वो सही है और किसकी बात जो है वो आगे फर्दर जो स्टडीज़ आई हैं उन्होंने वॉइड कर दी है, नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक हो गया। तो ये लिटरेचर जो है उसको आपने क्रिटिकली भी कंपैरिजन करना होता है। ठीक है कि किसी पर्सन ने जो है वो क्या चीज़, क्या बात सही की और उसमें क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकते हैं, किसकी बात लॉजिकल है और किसकी बात लॉजिकल नहीं है। ठीक हो गया। और एक आथर जो है उसने अगर 82 के अंदर, 1982 के अंदर कोई थ्योरी जो है वो दी है, तो इट इज़ पॉसिबल कि 1992 में जाके किसी ने उस पुरानी थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया हो, या उसको, उसके कुछ पार्ट्स जो हैं उनको जो है वो डिस्कस किया हो कि ये चीज़ें जो हैं वो पास्ट थ्योरी जो है उसके अंदर सही नहीं है। तो दिस इज़ द एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ 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 एनी टॉपिक। तो ये इस तरह से होता है, और हम जब लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हमने पास्ट लिटरेचर जो है उसको रिफाइन करना होता है, थ्योरीज को इम्प्रूव करना होता है। दैट इज़ वाई वी हैव टू डू critical review of the literature, of the past literature. So these are the reasons
फर्स्ट ऑफ ऑल दी प्रीलिमिनरी रिसर्च कोई अवेलेबल है आपके टॉपिक से रेलिवेंट कि नहीं, उसके बाद आइडियाज़ और फाइंडिंग्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। उसके बाद करंटली कोई रिसर्च इन प्रोग्रेस जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। नए रिसर्च आइडियाज़, अपना नया टॉपिक जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिटरेचर जो है उसको रिव्यू करते हैं। एंड उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव और रिफाइनमेंट ऑफ थ्योरीज एंड आइडियाज़ जो है, इस काम को करने के लिए भी आप लिटरेचर रिव्यू जो है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और उसको अपने राइटअप में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, अब ये जो क्रिटिकल रिव्यू है, पास्ट लिटरेचर जो है उसका क्रिटिकल रिव्यू करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिडक्टिव अप्रोच एंड देन वी हैव इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच जो है ये बेसिकली क्या है, इट डिडक्टिव अप्रोच बेसिकली यूज द लिटरेचर टू हेल्प यू आइडेंटिफाई थ्योरीज एंड आइडियाज दैट यू विल टेस्ट यूजिंग डाटा। तो आपके पास थ्योरीज हैं और उन थ्योरीज को आप अपने सिनेरियोज के अंदर टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डिडक्टिव अप्रोच में। द कंक्लूजन्स रीच्ड आर सर्टेन, इनएविटेबल एंड इनएस्केपेबल। सो आप जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं वो कंक्लूजन्स जो हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर वेरी सर्टेन। ओके, सो वो आप बेसिकली डिडक्टिव अप्रोच के अंदर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। वी हैव ए जनरल थ्योरी एंड वी वांट टू जज दैट whether that theory is applicable into your private personal setting or not। ठीक है, तो आप थ्योरी को टेस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं डिडक्टिव अप्रोच के थ्रू। वेयर एज इन डिडक्टिव अप्रोच दिस इज टोटली अपोजिट टू डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच जो है इसमें आप स्पेसिफिक बात से शुरू होते हैं और आप जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो वी ट्राई टू एक्सप्लोर the data to develop theories which are then tested against the literature। so ऊपर क्या था, डिडक्टिव अप्रोच में हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, जबकि इंडक्टिव अप्रोच में हम थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो theory development is a process in which we will start from very specific contents and try to generalize and make some principles and then try to generalize those principles। so this is basically the theory development process। the conclusions reached are probable। so इधर जो conclusions हम conclude करते हैं they are probable and they are reasonable, they are perceivable and believable। ठीक है, तो एंड दे आर टेस्टेबल एंड दे आर प्रैक्टिकेबल एंड दे आर लॉजिकल। ठीक है, सो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप कोई ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो कि टेस्टेबल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रीजनेबल होते हैं, प्रोबेबल होते हैं, बिलीवेबल होते हैं। ठीक हो गया। सो इन शॉर्ट, if we try to differentiate between deductive and inductive reasoning, then deductive reasoning is basically the process in which we try to test an already developed theory, whereas in inductive approach we try to develop a theory from very specific, from our observation, from a very specific contents around us। Okay, we try to develop some principles which are testable, which are probable, which are believable, which are reasonable। Okay, so we try to develop a theory in inductive reasoning, and in deductive reasoning we test that theory। So this is the basic difference between these two things। Now here we will try to discuss um, uh, examples of deductive and inductive reasoning। So, a very common example of deductive reasoning is, um, for example, all men are mortal. Okay, and Socrates is a man, therefore Socrates is mortal। if you see towards this example, then uh, हम बात शुरू कर रहे हैं तमाम इंसानों से और हमें पता है कि हर इंसान जो है उसने मरना है। दिस इज़ द फैक्ट और यही सदियों से होता आ रहा है और हम यही देख रहे हैं। सो दिस इज़ अ जनरल
अप्रोच एंड जनरल प्रिंसिपल जो कि पहले से डेवलप हुआ हुआ है, और पहले से हम अगर हिस्ट्री की बुक्स पढ़ें तो हमें पता चलता है कि हर बंदा जो है वो उसने मरना है। सो दिस इज अ जनरल ट्रूथ, नेचुरल प्रिंसिपल। अब आप जो है उस जनरल को स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। Socrates, this is the name of a person, is a man. So we can also say that Aslam is a man. All men are mortal. This is a general phenomena, and then we try to apply that phenomena on a specific person. Aslam is a man, so Aslam is mortal as well. So we basically try to move from general principles, natural principles, to specific person. Whereas अगर आप इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ जाएं तो उसके एग्जांपल में हम स्पेसिफिक से शुरू करेंगे. सो इनपुट इज स्पेसिफिक आइडिया. दिस आइस इज कोल्ड. This is a specific, we are talking about a specific ice. All ice is cold. तो आपने ये देखा कि आइस जो है, ये आइस जो है ये कोल्ड है. आपने अपनी ऑब्जर्वेशन से कंक्लूड कर दिया कि ये आइस कोल्ड है, तो इस वजह से तमाम आइस जो है वो भी ठंडी होगी. ओके. सो वी आर ट्राइंग टू मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक आइडिया टू जनरल आइडिया. ठीक है. एंड हाउ वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस with the help of our observation. Another example for inductive reasoning is 3 plus 5 is equal to 8. 3 3 is an 3 is an odd number, 5 is also an odd number, and we have added two odd numbers, 3 and 5, and the resultant number is even number. Okay. 3 and 5 are odd numbers while the 8 is an even number. So ये एक specific हमारे सामने एग्जांपल है. एंड देन हमने ऑब्जर्व किया कि अब जब जब दो ऑड नंबर्स को ऐड अप करते हैं तो उसके रिजल्ट में एक इवन नंबर जो है वो हमारे आंसर में आता है. सो ये ऑब्जर्वेशन की, और इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमने एक जनरल प्रिंसिपल बना दिया कि whenever we'll add two odd numbers, then the resultant answer would be the even number. ठीक है. सो आपके पास सामने एक स्पेसिफिक एग्जांपल थी 3 + 5 वाली. बोथ 3 and 5 आर ऑड नंबर्स, और उसका जो आंसर निकला दैट वाज 8 विच वाज एन इवन नंबर. इस ऑब्जर्वेशन को जब आपने फर्दर जो है वो टेस्ट किया डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट ऑड नंबर्स को ऐड अप करके, जब आपने इसके ऊपर वर्किंग की 10 12 15 20 दफ़ा, जब आपने इसके ऊपर जो है वो उसका आंसर निकाला तो आंसर हमेशा इवन निकला. तो आपने इसको एक थ्योरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और एक प्रिंसिपल बना दिया. ठीक है. सो अब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव किए हैं इस एग्जांपल में भी. ठीक है. सो हमने फिर कंक्लूड कर दिया कि व्हेन एवर वी विल ऐड टू ऑड नंबर्स द रिजल्टेंट आंसर वुड बी द इवन नंबर. ठीक है. तो ये हमारी एक थ्योरी बन गई. सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू इन इंडक्टिव रीजनिंग. ये स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट है डिडक्टिव रीजनिंग का. वी ट्राई टू डेवलप, वी हैव ए थ्योरी, डेवलप थ्योरी. उसके मतलब हम फिर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, एंड उसके बाद फिर एक्चुअली कलेक्ट करते हैं डाटा, और उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं. हमारे जो हाइपोथेसिस हैं बेसिकली वो उनके मतलब ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं. डाटा के ऊपर एनालिसिस करके हम अपने हाइपोथेसिस जो हैं उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं. अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी थ्योरी जो पीछे जो आपके पास अवेलेबल थी वो एक्सेप्ट हो जाती है, या फिर आपकी जो थ्योरी जो पीछे अवेलेबल थी जिसके मतलब आपने हाइपोथेसिस बनाए हुए थे, अगर आपका डाटा जो है उस एनालिसिस के नतीजे में आपका डाटा कहे कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो इनकरेक्ट है, तो देन आपकी थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है. ठीक है. सो एज वी ऑलरेडी नो दैट कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर वी ऑलरेडी हैव ए थ्योरी जिसको हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे सिनेरियो के अंदर भी ये थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल है कि नहीं है. ठीक है. सो उस एप्लीकेबिलिटी को
गेज करने के लिए हम हाइपोथेसिस जो है वो बनाते हैं। अब इसमें एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। इसको हम अगली किसी स्टेज के ऊपर देखेंगे। Then we have a flow chart regarding inductive reasoning also. इसमें क्या होता है कि first of all we observe different things. We observe a phenomena और इस phenomena को different places के ऊपर जो है वो देखते हैं कि क्या ये हर जगह के ऊपर रिपीट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो सेम कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट वाला सिनेरियो। देन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई सम पैटर्न, सम ट्रेंड्स रिगार्डिंग दैट फिनोमिना। एंड उसके बाद टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं और टेंटेटिव हाइपोथेसिस की बेसिस के ऊपर हम थ्योरी डेवलप कर देते हैं। अब टेंटेटिव हाइपोथेसिस जो है इनकी टेस्टिंग जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर, डिडक्टिव अप्रोच के अंदर होगी। ठीक है। सो हम अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेसिस के ऊपर किसी फिनोमिना के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उसके टेंटेटिव हाइपोथेसिस बना के एक थ्योरी जो है वो डेवलप कर देते हैं। जैसे एग्जैक्टली पिछली एग्जांपल में हुआ कि हमने ऑब्जर्व किया कि 3 और 5 को एडअप किया तो हमें 8 आंसर निकला। 3 was odd number whereas 5 was also an odd number। और ये दो ऑड नंबर्स जो हैं, स्पेसिफिक ऑड नंबर जो हैं, इनको एडअप किया तो हमें एक इवन नंबर 8 मिला। और अब ये जो फिनोमिना है इसको हमने देखा कि ये जब जब आप ऑड नंबर्स जो हैं उनको एडअप करते हो तो रिजल्टेंट आंसर जो है वो इवन नंबर्स की फॉर्म में निकलता है। तो इसकी बेसिस के ऊपर हमने थ्योरी जो है वो बना दी। नाउ वी कैन फर्दर टेस्ट दिस थ्योरी बाय कलेक्टिंग डाटा। आप काफ़ी सारे ऑड नंबर्स जो हैं उनको कलेक्ट करके उनको रैंडमली एक दूसरे के साथ ऐड अप करके देखें, और अगर आपका रिजल्ट जो है वो इवन निकले तो आपके हाइपोथेसिस जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं और आपकी थ्योरी जो है वो कंफर्म हो जाती है। ठीक है। सो ये है इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें आप बड़ी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से शुरू होते हैं और उसको एक जनरल प्रिंसिपल के ऊपर कंक्लूड करते हैं। देन अडॉप्टिंग ए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। आपने लिटरेचर रिव्यू करना है तो उसके लिए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, और उस क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के लिए वी मस्ट नीड सम स्किल्स फॉर इफेक्टिव रीडिंग। ठीक है। आप जो रीड कर रहे हैं दैट मस्ट बी रेलिवेंट टू योर योर टॉपिक। ये नहीं है कि आप बस शुरू हो जाएं गूगल स्कॉलर के ऊपर और सामने जो जो पेपर आ रहा है उसे रीड करते जाएं। ठीक है। उसके लिए आपको फिल्टर आउट करने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। सो ये स्किल्स जो हैं रीडिंग के लिए, जो इफेक्टिव रीडिंग के लिए जो स्किल्स हैं उनमें सबसे पहले प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग क्या है? प्रीव्यूइंग इज एक्चुअली looking around the text before you start reading in order to establish precisely its purpose and how it may inform your literature search। आप क्या कर रहे हैं? आप डिफरेंट टेक्स्ट जो है वो अपनी अपनी जो आपके पास अवेलेबल है उसको रीड आउट करना करना शुरू करते हैं रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट। और आप कुछ जो है वो अपना बिल्डअप, नॉलेज बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो प्रीव्यूइंग ये है कि आपने जो आइडिया जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं उससे रेलिवेंट लिटरेचर देखा और आप अपना नॉलेज बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। एनोटेटिंग दैट इज कंडक्टिंग ए डायलॉग विद योर सेल्फ, द ऑथर एंड द इश्यूज एंड आइडियाज एट स्टेक। सो आप एक पर्सनल डायलॉग विद योर पर्सन, आप एक डायलॉग जो है वो एक शुरू करते हैं जिसमें आप आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनको जज करते हैं। आप जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं उस टॉपिक के अंदर जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं उसके रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो उनको अपने साथ डिस्कस करते हैं कि क्या ये लिटरेचर जो है वो उसको आंसर कर रहा है, क्या ये लिटरेचर जो है वो उससे रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल आप अगर रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं इनकम और जॉब सेटिस्फेक्शन इस रिलेशनशिप के ऊपर, तो अब आपके पास अगर कोई पेपर, रिसर्च पेपर जो है वो आपकी गूगल सर्च में या किसी डेटाबेस के ऊपर रिसर्च पेपर सर्च के अंदर कोई ऐसा पेपर आता है जो कि इनकम और इनकम और वर्किंग इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहा है।
उससे रेलिवेंट है वो पेपर, देन दैट पेपर इज नॉट रेलिवेंट टू योर रिसर्च टॉपिक। उसको पढ़ने से आपका नॉलेज तो बिल्डअप होगा, बट आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी फुलफिलमेंट में वो आपको हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है। तो यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू डिस्कस द रिसर्च पेपर दैट मस्ट बी रेलिवेंट, और उसको पर्सनल डिस्कशन के अंदर जो है वो आपने लेके जाना। समराइजिंग, द बेस्ट वे टू डिटरमिन दैट यू हैव रियली गॉट द पॉइंट इज टू बी एबल टू स्टेट इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आपने एक रिसर्च पेपर जो है जो आपको रेलिवेंट लगा, तो आप उसको समराइज कर लें इन वेरी शॉर्ट एंड स्पेसिफिक फॉर्म। उसको अगर आप समराइज कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट टाइम जब आपने उसको इंक्लूड करना है या री रीड करना है, तो आपका टाइम जो है वो काफ़ी सारा सेव हो जाएगा। अदरवाइज आपको पूरा पेपर जो है वो दोबारा से रीड आउट करना पड़ेगा। Comparing and contrasting, ask yourself how your thinking been altered by this reading। ठीक है, अब इसमें समटाइम्स आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो उससे उसमें कोई ऐसी नई चीज़ होती है जो कि आपके आपके माइंड ने सोची नहीं होती। ठीक हो गया, तो समटाइम्स वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी चेंज कर देता है रिगार्डिंग सम टॉपिक। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अगर पहले जो है वो किसी चीज़ के मतलब थोड़ा है तो उसे इन्हांस कर देता है, स्कोप बढ़ा देता है, आपका एक्सपोजर टुवर्ड्स द टॉपिक जो है वो बढ़ा देता है। तो आपको कंपेयर और कंट्रास्टिंग जो है ये स्किल जो है वो भी आपकी होनी चाहिए। तो दीज आर दी इफ़ेक्टिव रीडिंग स्किल्स जो कि लिटरेचर को रीड आउट करते हुए, लिटरेचर को सर्च करते हुए आपकी होनी चाहिए।